हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की सेशन की शुरुआत। देखिए जी, हम लोग जो है लास्ट क्लास में पेपर 1 किए थे। आज हम लोग करने वाले हैं पेपर 2 कॉमर्स का यूनिट नंबर जो 6 है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसकी बात। अब देखिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो है एनटीए नेट में भी और जेड में भी सिलेबस तो सेम है। तो भैया आज हम लोग क्या करेंगे, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को 3 भाग में डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि सर उसमें सिलेबस तीनों का दिया हुआ है, नाम एक दे दिया गया है। क्या कौन कौन सा? तो सबसे पहला जो है वो है मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट भी इसी में दिया हुआ है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी इसी में दिया हुआ है, और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर भी इसी में दिया हुआ है। तो अब अगर हम बात करें तीनों का, तो उसको मैंने क्या किया है, 3 बुक्स के फॉर्म में बना दिया है। 6 यूनिट है तो 6A B C। ए है 6A मैनेजमेंट, 6B है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और 6C है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं 6B बुक से, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की चर्चा करने वाले हैं। क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बोलते किसको है भैया, है ना? तो आइए उसकी शुरुआत करते हैं ज्यादा लेट ना करते हुए, और एक एग्जाम्पल के थ्रू, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ज्यादा लेट ना करते हुए चलते हैं क्लास में। आइए देखिएगा सर, क्लास में तो चलेंगे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप ना नोट्स वाला बताते नहीं है, भूल जाते हैं बताने के लिए। तो बताइए ना, नोट्स कहाँ मिलेगा? देखिए, ये टेलीग्राम चैनल है नेट वाला भैया, ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां आपको जो है वो नोट्स भी मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि आपको पीएचडी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और नेट जेट से रिलेटेड सारी क्लासेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। चलिए, इसके साथ आपको दिक्कत हो रहा है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, किसकी बात कर रहा हूं? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। तो मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, आप समझने की कोशिश करिएगा, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे डेफिनेशन में। ठीक है, चलिए। आप मान लीजिए आप क्या मानेंगे, आपका नाम मिस्टर आर है। क्या है? मिस्टर आर। और आपका एक रेस्टोरेंट है। क्या है? ये रेस्टोरेंट है ना? बड़ा शानदार सा रेस्टोरेंट है, वो थोड़ा ड्राइंग देख लेना। बड़ा शानदार सा रेस्टोरेंट है, आर रेस्टो। ठीक है, जबरदस्त तरीके से चल रहा है, एकदम धांसू बिजनेस कर रहा है। क्या कर रहा है? धांसू बिजनेस कर रहा है। अब ये क्या है? रेस्टोरेंट है ना? बस समझ लेना है, ये धांसू बिजनेस कर रहा है। अब आप क्या सोच रहे हो कि आप अलग अलग 5-6 सिटीज में रेस्टोरेंट खोलोगे। अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि यार मेरा रेस्टोरेंट तो बड़ा हैवी चल रहा है, बहुत सारा पैसे मैंने कमा लिए, हम क्या करेंगे, किसी अदर सिटीज में, चलो मान लो 10 सिटीज में एक साथ हम सारा रेस्टोरेंट खोलेंगे। क्या करेंगे? रेस्टोरेंट खोलेंगे। अब हमने जब ये देख लिया कि 10 सिटीज में क्या करना है, ओपन करना है क्या? रेस्टो, है ना जी। अब मुझे एक बात बताना, आपको तो आइडिया लग गया क्या कि सर एक रेस्टोरेंट में इतने लोगों की जरूरत है जिसमें सारे के सारे आ जाते हैं, चाहे वो शेफ हो, चाहे वो वेटर हो, चाहे वो बिल काटने के लिए आपका मैनेजर हो, चाहे वो कैशियर हो। कितने लोगों की जरूरत है? आपको आइडिया लग गया है? सर बिल्कुल लग गया है। अब मुझे एक बात बताना, ध्यान से समझना चीजों को, मैं बता रहा हूं यही चीज है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ध्यान समझना। अब आपको जब आइडिया लग गया है तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि 10 सिटीज में अगर आपको रेस्टोरेंट ओपन करना है, ठीक है, क्या करना है, 10 सिटीज में रेस्टोरेंट ओपन करना है, तो भाई साहब आपको कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी? क्या होगा? कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी? फॉर एग्जाम्पल, मान लो 10 सिटीज है, तो आपको, आपने ये माना कि एक सिटीज में 10 लोग चाहिए, तो 10 सिटीज में कितने हैं? 100 लोग चाहिए। 100 लोग ऐसे चाहिए जो काम करने वाले हो, नहीं जी। अब इसमें क्या क्या हो सकता है? आप 20 शेफ रखोगे, है ना? मान लो कि 60 वेटर रखोगे, है ना? मान लो कि 10 जो है मैनेजर रखोगे, हर रेस्टोरेंट पे एक एक मैनेजर। और मान लो 10 ऐसे पर्सन होंगे जो आपके बिल को काटेंगे, यानी बिल रिसीव करेंगे। हो गया 100?
20 60 100 हो गया जी सर, सब पता है हमको, बिल्कुल सही बात है। अब देखो ये जो आपने पूरा का पूरा एनालिसिस करके जो प्लान किया कि मैं 10 सिटीज में इतने लोग रखूंगा, इतने लोगों की जरूरत पड़ेगी, मैं 10 रेस्टोरेंट ओपन करूंगा, इसको कहते हैं भाई साहब ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग। क्या कहते हैं? ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग कहते हैं। ठीक है, चलो एक तो ये हो गया। अब आ जाओ दूसरे बार में, दूसरा क्या हो गया सर? दूसरा आते हैं इसमें, क्या हो गया? अरे यार पेज ऐड नहीं हो रहा, 1 मिनट रुकना भाई, पेज देखता हूं, कोई ऐड कर लेता हूं। चलो, है ना, आ जाओ। अब नेक्स्ट क्या सर? नेक्स्ट ध्यान देना है कि सर अब जब हम प्लानिंग कर लिए तो अब एक बात बताना, क्या तुम 100 लोगों को बुलाओगे? क्या तुम 100 लोगों को बुलाओगे और 100 लोग एकदम सही सही आ जाएंगे? अब दिमाग लगाओ, सोचो। देखो यार आपका जो पेपर है ना वो सोच पे है, जितना सोचोगे उतना आपका अच्छा जाएगा। 100 लोगों की जरूरत थी हमें, हमें पता है कि हम 10 लोग की 100 लोगों की नीड है। अब क्या तुम 100 लोगों को ऐसे बुलाओगे और 100 लोग तुम्हारे पास एकदम दौड़े 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 चले आएंगे? नहीं। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अब तुम्हें निकालनी पड़ेगी एक इश्तिहार। आपको बताना पड़ेगा कि भैया मुझे 100 लोगों की जरूरत है, जिसमें ये इतने ये इतने ये इतने ये इतने इतने, है ना? अभी दिखाया था ना, ये देखो कौन सा, ये 10 सीरीज में 20 स्टाफ, 60 वेटर, 10 मैनेजर, 10 बिल वाले। तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो जब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी तो भाई साहब आप क्या करोगे? आप इश्तिहार दोगे, लोगों को बताओगे कि भाई देखो मेरे को इतने लोगों की जरूरत है, इसमें से इतने 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 ये वाले लोग हैं। ठीक है, अब आपके पास मान लो आ गए 1000 लोग। कितने लोग आ गए? 1000 लोग उस इश्तिहार को देख के। तो अब जो ये 1000 लोग आपके पास एप्लीकेशन आया, इसको हम लोग कहते हैं रिक्रूटमेंट। क्या कहते हैं? रिक्रूटमेंट। अब एक और आगे बात बढ़ते हैं, थोड़ा सा बात बढ़ाते हैं। अभी देखो आप ही सोच रहे हो, मैं कुछ नहीं कर रहा। आपने सोचा 10 सिटी में रेस्टोरेंट खोलेंगे, मुझे 100 लोगों की जरूरत लगेगी। 100 लोगों को आप रिक्रूट करने के लिए, अच्छे लोगों को रिक्रूट करने के लिए आपके पास कितने लोग आए? आपने इश्तिहार दिया, उसमें आए 1000 लोग। अब उन 1000 लोगों में आपको क्या करना पड़ेगा? अब उन 1000 लोगों में आपको ये 100 लोग निकालने होंगे। 100 लोग नहीं, 100 बेस्ट लोग निकालने होंगे जो आपकी जरूरत के हिसाब से वो काम करेंगे। हाँ कि ना? यस और नो? जी सर बिल्कुल हाँ। अब एक बार और ध्यान देना सर, अगर बेस्ट लोगों के हिसाब से वो काम करेंगे, ठीक है, तो भैया हमें सिलेक्शन भी वैसे ही करना पड़ेगा जी। तो यानी कि 900 लोग गए। अब जो ये 100 लोग आपने बेस्ट निकाले, इस प्रोसेस को कहते हैं सिलेक्शन। क्या कहते हैं जी? इस प्रोसेस को सिलेक्शन। ठीक है जी सर। अब हम सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, सेलेक्ट करके लोगों को अपने अलग अलग जगह पर बता दिए। ठीक, अब हम सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे? अब सोचो कि आपने रेस्टोरेंट के लिए प्लानिंग कर ली, आपने रिक्रूटमेंट कर लिया, आपने 100 लोगों को सेलेक्ट भी कर लिया। अब इन 100 लोगों को अपने रेस्टोरेंट का कल्चर सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? अपने रेस्टोरेंट के बारे में ट्रेनिंग दोगे कि नहीं दोगे? अपने रेस्टोरेंट के बारे में पूरी डिटेल बताओगे कि नहीं बताओगे? तो इस प्रोसेस को कहते हैं भैया ट्रेनिंग। क्या कहते हैं? ट्रेनिंग। ठीक है, बात समझ में आई? कोई दिक्कत? ध्यान समझना। पहले मैंने क्या किया? पहले मेरा रेस्टोरेंट चल रहा था जबरदस्त, तो हमने सोचा 10 सिटीज में रेस्टोरेंट खोलेंगे। 10 सिटीज में रेस्टोरेंट खोलने के बाद अब मेरा दिमाग में क्या है, पहले उसके लिए प्लानिंग करते हैं कि कितने लोग की जरूरत है। मुझे पता चला 100 लोगों की जरूरत है, तो 100 लोगों की जरूरत के लिए मैंने इश्तिहार दिया। तो वहां से भाई साहब 1000 लोग आ गए। 1000 लोगों में से मैंने फिर 100 लोगों को सेलेक्ट किया। उन 100 लोगों को मैंने दी ट्रेनिंग। अब जब ट्रेनिंग दे दी तो जब वो काम कर रहे होंगे तो भैया आप उसकी परफॉर्मेंस को अप्रेज करोगे कि नहीं करोगे? हाँ कि ना? हाँ सर बिल्कुल। परफॉर्मेंस को अप्रेज करने का क्या मतलब हुआ कि सर वो जो काम किए हैं
उस काम के ऊपर वो सही तरीके से कर पाया या नहीं। मैंने जो ट्रेनिंग दी, मैं कंपनी ने, ऑर्गेनाइजेशन ने जो ट्रेनिंग दी, उस ट्रेनिंग के बेस पर वो काम सही तरीके से कर पाया, नहीं कर पाया। सब बिल्कुल सही बात है। तो ये काम आप करोगे ट्रेनिंग देने के बाद, इसको कहते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप सोचो सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। सर अब परफॉर्मेंस अप्रेजल भी हो गया, ठीक है, अब ट्रेनिंग भी कर लिए, ठीक है, अब हमें सोचना पड़ेगा कि एक एम्प्लॉय, इनमें से आप 100 एम्प्लॉय आपने निकाला था, अब आपको दिखना पड़ेगा क्या इन 100 एम्प्लॉय में से, ठीक है, कोई बेस्ट ऐसा एम्प्लॉय है जो जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहा है। तो भैया उस एम्प्लॉय के लिए भी तो आपको सोचना पड़ेगा ना। जब वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतना सोचेगा तो आप उसके लिए नहीं सोचोगे? जी सर, मैं बिल्कुल उसके लिए सोचूंगा और हम आगे बढ़ेंगे। तो आप रेस्टोरेंट भी खोल लिए, इतना काम कर लिए, इसके बाद आपने उस एम्प्लॉय के लिए भी सोच लिया, उसको कहते हैं सक्सेशन प्लानिंग। क्या कहते हैं? सक्सेशन प्लानिंग। देखो, जो प्रोसेस तुमने शुरू से लेकर अंत तक किया, क्या क्या किया, ध्यान से एक बार फिर से रिवाइज कर लो। सर हमको जरूरत था, हम पहले रेस्टोरेंट में चकाचक चल रहा था एकदम, है ना, चकाचक चलने के बाद भाई साहब हमको पड़ गया, हमको लगा हम और पैसे कमाएंगे, दबा के एकदम पैसे कमाएंगे, कोई इसमें रोने का जरूरत नहीं है। हम क्या किए, हम किए भाई साहब 10 रेस्टोरेंट ओपनिंग करने की प्लानिंग। जी, अब प्लानिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, प्लानिंग करने के बाद हम देखे कि हमको कितना लोग का जरूरत है, हमको देखे 100 लोग का जरूरत मिलको पड़ गया। अब उन 100 लोगों के लिए हमने इश्तिहार दिया, इश्तिहार से लोग आगे 1000, 1000 से हमने क्या किया, हमने 100 लोगों को सेलेक्ट किया, उसकी ट्रेनिंग दी, ट्रेनिंग देने के बाद उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल भी किया और उसमें से जो बेस्ट लोग थे उसके लिए प्लानिंग भी करी कि फ्यूचर में उसको कहां कैसे रखना है। ये सारा का जो प्रोसेस है, ये टोटल जो प्रोसेस हमने करा, इसको ही भाई साहब हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मुझे उम्मीद है आपको एग्जांपल के थ्रू समझ में आ गया होगा। तो ये जो प्रोसेस क्या है, इसमें क्या आपने देखा, ओवरऑल आपने क्या देखा, आपने देखा हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे एम्प्लॉय, जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, मैन है, उसकी बात करी है। हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहे हैं या काम करने करेंगे उसके उस आदमी की बात करिए। तो दैट मीन्स किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉय की जरूरत है, कितने बेस्ट एम्प्लॉय की, है ना। तो इसको क्या कहेंगे, राइट टाइम फॉर द राइट प्लेस, राइट पर्सन की जरूरत है ना, राइट प्लेस पर राइट पर्सन, राइट टाइम में अवेलेबल हो जाना, इसको हम लोग कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। क्लियर है बात? कोई दिक्कत आ रही है क्या? सर कोई दिक्कत नहीं आ रही, मुझे नहीं लगता अभी कोई दिक्कत आ रही होगी। तो चलें, अब चले बुक पर, समझे, देखिए क्या कहता है बुक। आइए सर, पहले तो मैं थोड़ा आपको बुक का डिस्क्रिप्शन दे देता हूं। देखो बुक में क्या है, टोटल ये, एक मिनट यार, ये देखो टोटल क्या है सर, 6B ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, जैसे मैंने बताया, और इसमें 9 यूनिट है। 9 यूनिट में आपको पहला यूनिट जो है वो HRM एंड इंट्रोडक्शन दिया हुआ है आपके सिलेबस में, उसको पढ़ना है। दूसरा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग पढ़नी है। तीसरा रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन पढ़ना है। चौथा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पढ़ना है। पांचवा परफॉर्मेंस अप्रेजल पढ़ना है। छठा सक्सेशन प्लानिंग एंड करियर प्लानिंग पढ़ना है। कंपनसेशन मैनेजमेंट पढ़ना है। इंडस्ट्रियल रिलेशन के अप्रोच और ये पढ़ना है, और कलेक्टिव बार्गेनिंग और वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट पढ़ना है। ये सारा आपका है। बहुत बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसे, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। सर आपने तो आज सक्सेशन प्लानिंग तक पढ़ा दिया तो ये यूनिट खत्म? अरे नहीं नहीं नहीं, वो तो बेसिक था, इंफॉर्मेशन था। शुरू करते हैं आप, है ना, ज्यादा लेट ना करते। आ जाओ, आज थोड़ा सा बेसिक समझेंगे। देखो बुक से आप, ये बुक आपको, ये नोट्स जो है आपको दे दिया जाएगा, आप इसको पढ़िएगा। मैं थोड़ा बहुत आपको समझा दूंगा, इतना रीड करने का आपके लिए ये है ना। चले अब देखिए क्या कह रहा है HRM इंट्रोडक्शन में। क्या कह रहा क्या है कि हर ऑर्गेनाइजेशन, चाहे छोटा हो बड़ा हो, हर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए कैपिटल, मेन, मशीन, सब की जरूरत पड़ती है। तो भैया अगर हम बात करें मेन की, तो वह उसकी जरूरत ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। नहीं, मेन की नीड को फाइंड करना, उसको राइट टाइम पर, राइट प्लेस पर, राइट पर्सन को
पहुंचाना, यही तो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। नहीं तो वही कह रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है एसेट है, किसी भी कंपनी का क्या है, एसेट है। कह रहा है दे आर पुट टू गुड यूज, अगर उसको सही यूज में लगाया जाए तो दे कैन डिलीवर एक्सेलेंट रिजल्ट्स। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ऐसा, मान लो कि तुम रेस्टोरेंट खोल रहे थे, उस रेस्टोरेंट में सैफ का काम जो था और वेटर कर देता और वेटर का काम सैफ कर देता, तो फिर अरे सर फिर तो रेस्टोरेंट जो है ना एकदम चकाचक चल जाता ऊपर है ना जी। तो इसीलिए रेस्टोरेंट आपका चलेगा तब जब आप सही इंसान को सही जगह पे प्लेस करेंगे। तो वही कह रहा है कि अगर इसको सही यूज में लगाया जाए इंसान को तो वो एक्सेलेंट रिजल्ट दे सकता है। चलिए अब क्या है, क्या द रियल चैलेंज इज मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स लाइज इन मोटिवेटिंग देम। तो चैलेंज कहां आते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स को मोटिवेट करके रखने में, टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ द पीपल द एम्प्लॉयर नीड्स टू इन्वॉल्व देम, ट्रस्ट देम एंड एनकरेज देम टू कम आउट विनिंग आइडियाज एंड यूजफुल सजेशन। बहुत बड़ी अच्छी बात कही है इसने बोला कि भाई साहब अगर आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अपने इंसान को यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में जो पीपल है उसको जीतना है, उसको मोटिवेट रखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस पर ट्रस्ट करना पड़ेगा, आपको इंकरेज करना पड़ेगा, आपको उनके आइडिया उनके सजेशंस को मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। तब क्या होती है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्डअप पे जाती है, तब एक ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ती है। चलो देखिए क्या कह रहा है दे मस्ट बी ट्रीटेड फेयरली एंड इक्वली। ये बात भी सही है, उनको इक्वल तरीके से अगर आप ट्रीट करेंगे तो भाई साहब वो आपके लिए भी जान दे देंगे। नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन अगर वो उसको अच्छी तरीके से ट्रीट करती है तो जो वहां के लोग होते हैं वो भी मेहनती होते हैं, वो भी काम करने में एक्साइटमेंट दिखाएंगे, वो भी अच्छी तरीके से काम करेंगे और आपके ऑर्गेनाइजेशन को लेके जाएंगे ऊपर। चलो देखो डेफिनेशन दिया है, कुछ डेफिनेशन देखें। अकॉर्डिंग टू आर्मस्ट्रॉन्ग के हिसाब से क्या बोल रहा है, देखो कह रहा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज, क्या कैसे डिफाइन कर सकते हैं भाई, a strategic approach to acquiring, developing, managing, motivating and gaining the commitment of the organization's key resource, the people who work in and for it। देख रहे हो सिंपल काम क्या कर रहा है, एक ऐसा स्ट्रेटेजिक अप्रोच जो जो इंसान को एक्वायर करने में, डेवलप करने में, मैनेज करने में, मोटिवेट करने में, गेन करने में एक कमिटमेंट दे कि भाई साहब ऑर्गेनाइजेशंस के लिए वो क्या करेगा, काम करेगा और ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा, के लिए ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा। तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग का डेफिनेशन था। डेल ऑर्डर देखो क्या कहते हैं, क्या है, द मैनेजमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स इज व्यूड एज ए सिस्टम in which participants seek to attain both individual and group goals। तो भाई साहब ये इनका अलग है सोच है, इनका सोच क्या है कि भैया मैनेजमेंट क्या है, ह्यूमन रिसोर्स को एक सिस्टम की तरह देखते हैं जहां पार्टिसिपेंट क्या करेंगे, पार्टिसिपेंट अटेन करेंगे क्या, इंडिविजुअल और ग्रुप गोल दोनों को। ग्रुप गोल मतलब बहुत सारे लोगों को, और मतलब ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग तो ऑब्वियसली होते हैं, तो वो ग्रुप के गोल को भी आप अटेन करेंगे और इंडिविजुअल गोल को भी अटेन करेंगे। ठीक है जी, चलिए अब चलें नेक्स्ट। अब देखो दो चीजें हैं, क्या है सर, एक है पर्सोनियल मैनेजमेंट और एक है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सर क्या है, सर क्या है ये, क्या है भाई, है ना। अब आ जाइए सर, चलते हैं पर्सोनियल मैनेजमेंट की बात करें और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करें। तो पर्सोनियल मैनेजमेंट ना पुराना एस्पेक्ट है, पुराना पहलू, जहां इंसान को इंसान की तरह नहीं मशीन की तरह ट्रीट किया जाता था। जैसे वहां कहा जाता था कि भैया इंसान भी क्या है, एक मशीन है, उसको भी पैसा दो और उसका भी रफा दफा कर दो। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ऐसी बात नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंसान की अहमियत को पहचानता है, वो मानता है कि ह्यूमन क्या है, एसेट की तरह है, वो संपत्ति की तरह है, उसको वैसा ही ट्रीट किया जाना चाहिए। ठीक है, आओ देखो पढ़ते हैं क्या है। इट मींस मैनेजमेंट ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, क्या बोल रहा है, मैनेजमेंट पीपल एम्प्लॉयड हैं, सिर्फ किसमें, पर्सोनल मैनेजमेंट में। और यहां क्या बोलता है ह्यूमन रिसोर्स में, इट मींस मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉय स्किल्स, एबिलिटी, नॉलेज, टैलेंट्स एंड एप्टीट्यूड से। तो भाई साहब यहाँ पे स्किल के बेस पर, एबिलिटी के बेस पर, नॉलेज के बेस पर, टैलेंट के बेस पर यहाँ पे मैनेजमेंट में रहते हैं। एम्प्लॉय आर ट्रीटेड एज इकोनॉमिक मैन और सर्विसेज एंड एक्सचेंज फॉर वेजेस एंड सैलरी। देखो बता दिया ना नालायक ने
कि एम्प्लॉय को ट्रीट कैसे किया जाता है, इकोनॉमिक मतलब पैसा लो जाओ काम करो काम खत्म। यहाँ पे एम्प्लॉय को ट्रीट किया जाता है इकोनॉमिक सोशल एंड साइकोलॉजिकल मैन, मतलब एक इंसान की तरह ट्रीट किया जाता है इसको, है ना। एम्प्लॉय आर ट्रीटेड एज ए कमोडिटी, देखो बोल दिया ना कि एम्प्लॉय को ट्रीट किया जाता है सामान की तरह, विच कैन बी यूज्ड एंड परचेज, इसका यूज किया जा सकता है और उसको परचेज किया जा सकता था। ये पर्सोनियल मैनेजमेंट की बात थी भाई साहब। यहां पे एम्प्लॉय को ट्रीट किया जाता है रिसोर्स की तरह, एसेट की तरह, ये बात ध्यान रखिएगा। कहां, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। क्या इट इज कॉस्ट सेंटर्ड एंड देयरफॉर द मैनेजमेंट ट्राइज टू कंट्रोल द कॉस्ट। तो यहां पे क्या था, कॉस्ट सेंटर मान के काम करता था, किसमें, पर्सोनियल मैनेजमेंट में। क्यों, क्योंकि अगर ह्यूमन को क्या किया, परचेज किया, काम हो खत्म हुआ, भेज दिया, इट मींस वो ट्राई कर रहा है कि मेरा कॉस्ट कैसे कंट्रोल हो, है ना, कम से कम में काम बन जाए, ऐसा करता था। लेकिन यहां ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में प्रॉफिट सेंटर्ड मानते हैं, क्योंकि देयरफॉर इन्वेस्टमेंट कह रहा है, देयरफॉर इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स फॉर फ्यूचर यूटिलिटी पर्पस। तो वो यहाँ पे ह्यूमन एसेट की तरह ट्रीट करने का मतलब है कि उसको मानते हैं कि भैया ये प्रॉफिट सेंटर है, अगर हम इसको अभी अच्छे से ट्रेन करेंगे तो वो फ्यूचर में ज्यादा प्रॉफिट देके जाएगा। यहाँ एम्प्लॉय को यूज किया जाता था उसके ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट के लिए, यहाँ म्यूचुअल बेनिफिट के लिए एम्प्लॉय का यूज किया जाता है। चलिए अगर हम बात करें पर्सोनियल फंक्शन क्या, तो भैया ये ऑक्सिलरी फंक्शन है, जहां पे सेपरेट फंक्शन होता था। डिपार्टमेंट इज ट्रीटेड एज ए रूटीन वर्क, इसको रूटीन वर्क की तरह डिपार्टमेंट लेता था। लेकिन ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करें तो ये अपर लेवल फॉर्म स्ट्रेटेजिक फंक्शन है, जो प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ काम करने की तरह ट्रीट किया जाता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगर हम बात करें नेक्स्ट क्या है सर आज इंट्रोडक्शन है तो ज्यादा नहीं लगाएंगे, अब बिल्कुल नहीं लगाएंगे। आज हम लोग अब देखो स्कोप ऑफ एचआरएम पे शुरू करते हैं। क्या है स्कोप, देखो यार सिंपल सी बात समझो, किसी भी सब्जेक्ट में अगर स्कोप पढ़ाया जाए तो इट मींस कि उसके बारे में डिटेल डेप्थ में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वही उसका स्कोप है। क्या है, फिर से सुनना, स्कोप का मतलब किसी भी सब्जेक्ट के डेप्थ में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, डिटेल में जो पढ़ने जा रहे हैं वही उसका स्कोप है। तो इसका स्कोप ऑफ एचआरएम तीन पर्सपेक्टिव को देखता है। पहला पर्सोनियल एस्पेक्ट, दूसरा वेलफेयर एस्पेक्ट और तीसरा इंडस्ट्रियल रिलेशन एस्पेक्ट। पहलू क्या है, पर्सोनियल एस्पेक्ट। पहलू मतलब जहां हम मैन पावर की प्लानिंग करते हैं, वही वाला पार्ट। यहाँ रेस्टोरेंट में हम प्लानिंग कर रहे थे कि इतना लोग का जरूरत है, रिक्रूटमेंट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, प्लेसमेंट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, प्रमोशन करते हैं, है ना, ले ऑफ करते हैं, रिट्रेचमेंट करते हैं, रेम्यूनरेशन इंसेंटिव देते हैं। ये सारा काम पर्सोनियल एस्पेक्ट का है। दूसरा वेलफेयर एस्पेक्ट। वेलफेयर मतलब उसके कल्याण की बात सोचना, उसके बारे में अच्छा सोचना। तो वहां पे ये वर्क करता है वर्किंग कंडीशन और एमेनिटीज को लेकर, जैसे कैंटीन है कि नहीं, रेस्ट और लंच रूम है कि नहीं, हाउसिंग है कि नहीं, ट्रांसपोर्ट है कि नहीं, मेडिकल है कि नहीं, और फिर एजुकेशन, हेल्थ, सेफ्टी, ये सब को ध्यान में रखा गया है कि नहीं, रिक्रिएशन फैसिलिटीज है कि नहीं। तो ये एस्पेक्ट्स की अगर जो बात करेंगे, इसको हम लोग कंपनसेशन मैनेजमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपनसेशन मैनेजमेंट। तो ये उसकी बात कर रहा है। उसके बाद है इंडस्ट्रियल रिलेशन एस्पेक्ट। अब देखो इंडस्ट्रियल रिलेशन एस्पेक्ट क्या हो गया, बताता हूं मैं। इंडस्ट्रियल रिलेशन एस्पेक्ट हो गया कि जो वर्कर्स और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो सारे चीज हमें पढ़ने हैं, जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, उसकी बात करता है इंडस्ट्रियल रिलेशन एस्पेक्ट। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ है ना, है कि नहीं है सर, क्या तकलीफ रहेगा, क्यों झूठ मूठ दे रहे। अब सर इसमें कौन सा है, इसमें जो आपको पढ़ाए जाते हैं वो यूनियन मैनेजमेंट रिलेशन पढ़ाए जाते हैं, ठीक है, कलेक्टिव बार्गेनिंग पढ़ाए जाते हैं, ग्रीवांस और डिसिप्लिनरी चीजें पढ़ाई जाएगी, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट कैसे करते हैं वो पढ़ाया जाएगा। उसके बाद है डेवलपमेंट एस्पेक्ट। डेवलपमेंट एस्पेक्ट में ट्रेनिंग डेवलपमेंट होता है, सक्सेशन करियर प्लानिंग होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेशल टैलेंट्स होता है। तो इसी को तो सक्सेशन प्लानिंग कहते हैं। नहीं तो ये आपका जो आगे पढ़ेंगे उसका डेप्थ है, डिटेल है, आप इसको समझिएगा। अब एक बार ऑब्जेक्टिव्स में चलें सर, बिल्कुल चलिए। देखिए ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य क्या है एचआरएम का, तो सबसे पहला अगर हम बात करें तो पहला ऑब्जेक्टिव है सोशल ऑब्जेक्टिव, समाज के प्रति क्या, सॉरी सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स, है ना, टू मैनेज ह्यूमन रिसोर्सेज एथिकली और सोशली रिस्पॉन्सिबल मैनर, ये भी बात सही है।
कि अगर आप किसी इंसान को काम करवा रहे हो तो ऐसा नहीं कि 20-20 घंटा 15-15 घंटा तक करवा ही रहो और पैसा भी ना दो, है ना। आप उसको इथिकली या सोशली रिस्पॉन्सिबल इंसान की तरह काम कराओ, 8 घंटे 10 घंटे काफी है। टू इंश्योर कंप्लायंस विद द लीगल इथिकल स्टैंडर्ड्स, ये भी बात ध्यान में रखना है कि स्टैंडर्ड मेंटेन करना है आपको लीगली और इथिकली। टू मिनिमाइज द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ सोसाइटल डिमांड्स अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आप सही कह रहा है कि आपको कम कर देना है जो नेगेटिव इंपैक्ट है सोसाइटल डिमांड्स का ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स हो गए। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अब ये देखो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है आइए देखते हैं। HR department, like any other department, is an organization, should focus achieving the goals of the organization first. If does not meet this purpose, HR department cannot exist in the long run. देखो यार, इंसान के पास सबसे ज्यादा क्षमता होती है ना। क्षमता इंसान के पास अगर ज्यादा है तो भाई साहब सोचने का काम भी कौन करेगा? इंसान करेगा। और इंसान मतलब ह्यूमन रिसोर्स, और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट अगर गोल को अचीव करने की बात पहले नहीं सोचेगा तो कौन सोचेगा? तो वही कह रहा है कि अगर ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है तो HR डिपार्टमेंट को सबसे पहले इसके बारे में सोचना होगा। और अगर HR डिपार्टमेंट ऐसा नहीं कर पाता है तो फिर बहुत ज्यादा HR नहीं चल पाएगा फ्यूचर लॉन्ग रन में। दूसरा कह रहा है HR डिपार्टमेंट शुड रिकॉग्नाइज इट्स रोल इन ब्रिंगिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। ये भी बात बिल्कुल सही है कि कौन सा पर्सन कौन सा सही काम कर सकता है, ये HR डिपार्टमेंट ना डिसाइड करेगा बचवा, नहीं जी। HRM is not end itself. It only means to assist the organization with the primary objectives. बोला भाई साहब खुद में अंत नहीं है HRM का। HRM का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन को असिस्ट करते रहना प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स के लिए। मतलब पर्पस मत भूलने देना बच्चा। रेस्टोरेंट में खाना बनाना आ रहा है शेफ को, अब शेफ पता चल रहा है गाना बजा के हो जाए कि बल्ले बल्ले, नहीं ऐसा नहीं करना है। रेस्टोरेंट खोल रहे हो हमेशा शेफ को बताना है भाई खाना अच्छे से बनाई हो, नहीं तो फिर तुम गई हो, नहीं ये वाली बात है। चलिए तीसरा है फंक्शनल ऑब्जेक्टिव। फंक्शनल मतलब काम को लेकर, है ना। काम को लेकर क्या है? क्या मेंटेन द HRM डिपार्टमेंट कंट्रीब्यूशन एट लेवल एप्रोप्रिएट टू द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स, रिसोर्सेज आर वेस्टेड व्हेन HRM इज आइदर मोर और लेस सोफिस्टिकेटेड और सूट ऑर्गेनाइजेशनल डिमांड। 100% सही बात है कि अगर काम के बेसिस पर हम अच्छी तरीके से रिसोर्स मैनेजमेंट की या रिसोर्सेज की प्लानिंग नहीं करते हैं ह्यूमन रिसोर्स का, तो भैया वो देखिए फॉर एग्जांपल समझो मान लो 10 लोगों की जरूरत है और तुमने 15 को रिक्रूट कर लिया है, ठीक है। आपने सही से प्लानिंग नहीं करी, 10 में काम बन सकता था, आपने 15 को रिक्रूट कर लिया, तो भैया 5 लोग जो होंगे वो वेस्टेज होंगे, और वेस्ट होगा तो कॉस्ट बढ़ेगा, कॉस्ट बढ़ेगा तो ऑर्गेनाइजेशन का लॉस होगा, दिक्कत होगा, ठीक है। ये वाली चीज कह रहा है। The department level of service must be tailored to fit an organization itself. ठीक है, क्या बोल रहा है? डिपार्टमेंट लेवल क्या है? टेलर्ड होना चाहिए, फिट होना चाहिए, जैसा वो ऑर्गेनाइजेशन को सर्व कर सकता है। HRM should employ the skills and abilities of the workforce efficiently. ये भी बात बिल्कुल सही है कि अगर आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे भैया? स्किल्स और एबिलिटीज वाले पर्सन को ढूंढेंगे ताकि वो ज्यादा प्रोडक्टिविटी क्रिएट कर पाए। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है HRM should aim at providing the organization with a well trained and well motivated employees. ये भी बात बिल्कुल सही है कि HRM को हमेशा मोटिवेशन के लिए कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी। कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्या है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स? कह रहा है HRM should increase employee job satisfaction. अब सर देखिए जॉब सेटिस्फैक्शन कैसे होगा? जब एम्प्लॉय को अच्छी कंडीशंस दी जाएंगी, वर्किंग कंडीशंस अच्छा होगा, अच्छी सैलरी होगी, अच्छा अप्रेजल मिलेगा, तो फिर वर्किंग कंडीशन खुद ब खुद तो हो जाएगा सही। नहीं, HRM should also meet the self actualization needs. अब देखो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स मतलब अब भाई साहब ऐसा है कि हम काम कर रहे हैं, हमको सेटिस्फेक्शन ही नहीं हो रहा है, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड की ऐसा नीड जो आपको हमेशा खुद में मतलब काम करने के लिए प्रेरित करे, वैसा नीड को भी फुलफिल करना चाहिए। चलिए HRM should assist the achieving their personal goal. ये भी बात बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ने उसके पर्सनल गोल को भी कंप्लीट करना है इसको लेके इंक्लूडिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ये भी बात ध्यान में रखना है। नेक्स्ट कह रहा है HRM should develop maintain quality of work life. देखो ये काम उनका है। अगर आप HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करें तो अगर जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो होगा वो क्या करेगा? वो क्वालिटी और जो क्वालिटी लाइफ होगा, वर्क लाइफ होगा,
जो क्या कहते हैं इसको काम करने का तरीका होगा, उन सारे चीजों को डेवलप और मेंटेन करेगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं जी। तो ये था आज बेसिक चीजें, ऑब्जेक्टिव देख लिया, स्कोप देख लिया। अब अगले क्लास में हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं, हाँ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।